नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के सेक्शन 119 की। ये एक नया कानूनी प्रावधान है जो अपराध से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने का पूरा प्रोसेस बताता है। एक तरह से ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों के हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे वो अपराध की आर्थिक कमर तोड़ सकते हैं। तो आइए इसके हर पहलू को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल वो क्या है? आखिर हमारा लीगल सिस्टम अपराध से बनाई गई दौलत को टारगेट कैसे करता है? वो कौन सा तरीका है, कौन सी प्रक्रिया है जिससे ये तय होता है कि भाई ये प्रॉपर्टी गैर कानूनी है और इसे जब्त कर लेना चाहिए? ये सवाल सिर्फ कानूनी दांवपेच का नहीं है, बल्कि ये समाज की सुरक्षा और न्याय की भावना से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। अब देखिए, इस पूरे कानून को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले इसकी जड़ तक पहुंचना होगा, और वो जड़ है अपराध की आय की कॉन्सेप्ट। आखिर कानून की नज़र में इसका मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो अपराध की आय यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। कानून कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी, जो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हासिल की गई हो, वो इसके दायरे में आती है। और यहाँ ये इनडायरेक्टली शब्द बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उन सारी चालाकियों पर लगाम लगाता है जहाँ अपराधी अपनी कमाई को कहीं और इन्वेस्ट करके उसे लीगल दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो अपराध की आय क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन ये पूरी कार्रवाई शुरू कैसे होती है? क्या किसी भी प्रॉपर्टी पर शक होते ही एक्शन हो जाता है? नहीं। जवाब है नहीं। इसकी एक तयशुदा प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत होती है 3 स्टेप से। सबसे पहले होती है एक ऑफिशियल जांच। फिर उस जांच से जो भी फैक्ट सामने आते हैं, उनके आधार पर कोर्ट के पास ये मानने की एक ठोस वजह होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी अपराध से जुड़ी हो सकती है। इसी को कहते हैं रीजन टू बिलीव। और जब ये वजह मजबूत होती है, सिर्फ तभी एक फॉर्मल नोटिस जारी किया जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोसेस किसी के भी खिलाफ ऐसे ही हवा में शुरू नहीं किया जा सकता। कानून में एक सेफ्टी मैकेनिज्म है, और वो है एक मजबूत विश्वास का कारण। ये सिर्फ कोई शक या अंदाजा नहीं हो सकता, बल्कि जांच पर आधारित एक ठोस आधार होना चाहिए। चलिए, अब आते हैं इस पूरे प्रक्रिया के सबसे अहम हिस्से पर। वो है जब्ती का नोटिस। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक कानूनी चुनौती है जो सीधे उस व्यक्ति को भेजी जाती है जिससे जवाब मांगा जा रहा है। और इस स्लाइड में जो खास बात है वो है कानून की सीधी सपाट भाषा। नोटिस साफ तौर पर व्यक्ति से पूछता है, बताइए ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, आपकी इनकम का सोर्स क्या है, आपने इसे किन पैसों से और कैसे खरीदा। मतलब गोलमोल जवाब की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। और हाँ, यहाँ कानून ने एक और बहुत ही स्मार्ट चीज़ की है। नोटिस सिर्फ उस मेन सस्पेक्ट को ही नहीं जाता। अगर एजेंसियों को लगता है कि प्रॉपर्टी किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी और के नाम पर रखी गई है, तो उस अन्य व्यक्ति को भी नोटिस भेजा जाता है। ये प्रावधान काले धन को छिपाने के सारे रास्तों को बंद करने के लिए बनाया गया है। नोटिस मिलने के बाद समझिए कि सारी जिम्मेदारी अब उस व्यक्ति पर आ जाती है। अब उसे साबित करना है कि वो सही है, और इसके लिए उसके पास कोई लंबा चौड़ा वक्त नहीं होता। घड़ी की सुइयां टिक टिक करना शुरू कर देती हैं। सिर्फ 30 दिन। नोटिस का जवाब देने और अपनी संपत्ति के लीगल सोर्स का सबूत पेश करने के लिए कानून सिर्फ 1 महीने का वक्त देता है। ये टाइम लिमिट इस पूरी प्रक्रिया की गंभीरता को दिखाती है। और यहीं पर इस कानून का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इसे कहते हैं सबूत के भार का उलटना। आमतौर पर क्या होता है, जांच एजेंसी को साबित करना होता है कि कोई मुजरिम है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है जिसे ये साबित करना है कि उसकी संपत्ति पाक साफ है और कानूनी तरीके से कमाई गई है। तो नोटिस के जवाब में क्या क्या बताना पड़ता है? देखिए, आपको अपनी इनकम का सोर्स बताना होगा, उसके सबूत पेश करने होंगे, और हर वो जानकारी देनी होगी जो ये साबित कर सके कि प्रॉपर्टी का अपराध से कोई लेना देना नहीं है। मकसद बिल्कुल साफ है, अपनी संपत्ति की कानूनी लेजिटिमेसी को साबित करना। तो अब बात करते हैं अंजाम की। मान लीजिए वो व्यक्ति 30 दिनों में कोई संतोषजनक जवाब या सबूत नहीं दे पाता, तो क्या होता है? इस पूरी प्रक्रिया का फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? तो अगर दिया गया स्पष्टीकरण या पेश किए गए सबूत कोर्ट को यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं है, या फिर वो व्यक्ति कोई जवाब ही नहीं देता, उस सिचुएशन में नतीजा सीधा और साफ है। वो संपत्ति केंद्र सरकार जब्त कर लेती है। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं है,
बल्कि ये अपराध की दुनिया को एक साफ मैसेज है कि क्राइम से कमाया गया कुछ भी कभी भी सेफ नहीं है। ये इस कानून का सबसे मजबूत और अंतिम कदम है। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी बातों को दोहरा लेते हैं। सब कुछ एक ठोस जांच से शुरू होता है, फिर एक नोटिस भेजा जाता है जिसमें सबूत मांगा जाता है। जवाब देने के लिए मिलते हैं 30 दिन और खुद को सही साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है। और अगर वो इसमें फेल हो जाता है तो संपत्ति सरकार की हो जाती है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है अपराध से लड़ने के लिए राज्य की जबरदस्त शक्ति, और दूसरी तरफ है एक व्यक्ति का अपनी संपत्ति पर अधिकार। तो सवाल यह है कि ये कानून इन दोनों के बीच वो नाजुक बैलेंस कैसे बनाएगा। यही वो सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा चर्चा और बहस होगी।